साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। इंडिया गठबंधन के बारे में जो उम्मीदें की गई थी वह उम्मीदें साकार होती दिख रही है। बीच में जरूर कुछ झंझावात झेलने पड़े इंडिया गठबंधन को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुदृष्टि का शिकार होना पड़ा। तमाम क्षत्रपों को उनकी तोड़ने की गतिविधियों से लगा था कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया और इसकी घोषणा भी गोदी मीडिया कर दिया कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, टूट गया, बिखर गया। लेकिन इंडिया गठबंधन टूटा नहीं है, बिखरा नहीं है और न खत्म हुआ है, बल्कि पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। लगभग सभी राज्यों में सीट शेयरिंग का काम पूरा हो गया है कुशलता पूर्वक। कुछ जगहों, कुछ राज्यों की सीट शेयरिंग को जनता के सामने ला दिया गया है, सार्वजनिक कर दिया गया है और कुछ जगह अभी बाकी है और वहाँ भी अंतिम चरण में सीट शेयरिंग का काम चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश पहुंचती है उसके बाद इंडिया गठबंधन में जान आती है, या यूं कहें कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और एक के बाद दूसरे राज्यों में कामयाबी मिलती है सीट शेयरिंग में और आपसी वैमनस्य को खत्म करने में। यह काम अब तक बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग किया, उससे कुछ घटक दल डर गए थे और कुछ घटक दल को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पाले में खींच ही लिया। लेकिन जिन्हें उन्होंने खींच लिया अपने पाले में, उनके जाने के बावजूद इंडिया गठबंधन आज भी सशक्त है और लगभग 26 घटक दल आज भी मौजूद हैं। 2 घटक दल जनता दल यू और जयंत चौधरी की लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, बाकी सभी घटक दल चट्टान की तरह खड़े हैं और पहले से ज़्यादा मजबूती दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का काम हो गया। जो सबसे बड़ी चुनौती थी, अखिलेश यादव राहुल गांधी के बीच, मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच समझौता हो गया है। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ अन्य छोटी पार्टियां। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया ने उत्तर प्रदेश के बारे में अफवाह फैलाई थी, नैरेटिव खड़ा किया था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ और जयंत चौधरी का जनाधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत है और अखिलेश यादव उनको 7 सीटें देने की बातें भी कह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद सीबीआई, ईडी, आईटी का डर और पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को भारत रत्न देने के झांसे में आ गए जयंत चौधरी और चले गए एनडीए गठबंधन में। लेकिन उन्हें अब अफसोस हो रहा है कि शायद वह गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि 6-7 सीटों के बजाय उन्हें 1 या 2 सीटों पर निपटाया जा रहा है। दूसरे
किसान आंदोलन, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के जाट हैं, वे फिर से 2021-22 की तरह आंदोलनरत हो गए हैं एमएसपी की गारंटी और अन्य मांगों को मनवाने के लिए। और यही जयंत चौधरी 2020-21 के किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े थे, लेकिन इस बार एनडीए में चले गए, नरेंद्र मोदी के खेमे में चले गए, इसलिए वह किसानों के साथ खड़े नहीं हो सकते। और अगर किसानों के साथ खड़े नहीं होंगे तो जाटों के वोट उन्हें मिल नहीं पाएंगे, और जाट ही उनकी कुल जमा पूंजी है। तो जयंत चौधरी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, और दूसरी कुल्हाड़ी मारने का काम नीतीश कुमार ने किया। सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार भी बौखलाए हुए हैं, और वे खुद अपने मुंह से, मैंने वीडियो देखा, कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं अपनी ही आलोचना करता हूं, मैं अपने को माफ नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो नीतीश कुमार न घर के हुए न घाट के हुए, पूरी कहावत को कहना ठीक नहीं होगा, एक बड़े कद के नेता हैं बिहार की, वरना इस कहावत को तो कुछ अलग ढंग से ही कहा जाता है, न घर का न घाट का। तो जो दोनों घटक दल टूट करके गए, उनकी बुरी स्थिति हो गई है, और फिर से इंडिया गठबंधन में जान आ गई है। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का काम हो गया, दिल्ली और गुजरात, गोवा, जो कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात चल रही है, वह गठबंधन भी पूरा हो गया है। दिल्ली में 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गोवा में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, और गुजरात में 2 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी लड़ेगी, और 26 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो ये फार्मूला तय हुआ है, और अब इसके बाद चुनाव प्रचार धड़ाधड़ होने जा रहा है। एक बात कही जाती है, गांव की कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। वही कुछ इंडिया के साथ हुआ था, जब एक घटक दल ने अलग जाने की घोषणा कर दी, तो दूसरे, तीसरे और चौथे घटक दलों ने भी जाने की घोषणा की थी। नीतीश कुमार के बाद जयंत चौधरी गए, इसके बाद कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने घोषणा किया कि हम बंगाल की 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ममता बनर्जी भी सरेंडर कर दी हैं, और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी सरेंडर कर दिया है। और फारूक अब्दुल्ला के तुरंत बाद ही उमर अब्दुल्ला ने फारूक अब्दुल्ला की बातों को काटा और कहा कि हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया से तालमेल करके ही चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी भी पिघल गई हैं, या यूं कहें कि पिघलने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। जब कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी से समझौता हो गया, उसके तुरंत बाद केजरीवाल का भी फार्मूला लागू हुआ, और उनसे भी 3-4 राज्यों में समझौता हो गया। पंजाब पर समझौता नहीं हो पाया है, तो पंजाब पर मिला जुला चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतारेगी और आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन बाकी 3 राज्यों में अच्छी तरह से समझौता हो गया है। ममता बनर्जी संकेत दे रही हैं, पहले तो वह कांग्रेस को 2 सीटें दे रही थी, अब 5 सीटें देने की बात है, और जब टेबल पर बैठेंगी
तो हमें लगता है कि 6-7 सीटें देने के लिए तैयार हो जाएंगी। बातचीत चल रही है और 1-2 दिन में बंगाल का मसला भी हल कर लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की पहली रैली पटना में होने जा रही है 3 मार्च को, और इसके बाद लगभग हर राज्यों में, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, हर राज्यों में इंडिया गठबंधन की रैलियां होंगी, रोड शो होंगे, साझा प्रचार होगा। राहुल गांधी का प्रचार अभियान तो अरसे से चल रहा है और बदस्तूर जारी है। न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रही है और जिस तरह का जन समर्थन उत्तर प्रदेश में मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के पहले भी जिस तरह का जन समर्थन मिला, उससे कांग्रेस पार्टी को, इंडिया को उतनी खुशी नहीं है जितना कि दुखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहते हैं कि काशी के युवाओं को नशेड़ी कहा है राहुल गांधी ने, काशी के युवाओं की बेइज्जती किया है राहुल गांधी ने, खुद नशे में रहते हैं लेकिन हमारे युवाओं को, काशी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दरअसल बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से जन समर्थन काशी में मिला है राहुल गांधी को, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिलने लगा है और जिस तरह का जनाधार पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, उसके आधार पर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस जुगत में लगी है कि किस तरह से न्याय यात्रा पर पाबंदी लगाई जाए, किस तरह से न्याय यात्रा को बंद किया जाए, लेकिन बंद कर पाना उनके हाथ में नहीं है। सीबीआई, ईडी, आईटी का जितना प्रयोग करना था कर चुके हैं और अब सीबीआई, ईडी, आईटी भोथरा हो चुकी हैं। उसके ऊपर तमाम से प्रश्न चिन्ह बच्चे भी उठाने लगे हैं। इसलिए राहुल गांधी के ऊपर सीबीआई, ईडी, आईटी का प्रयोग करके राहुल गांधी की पदयात्रा में व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी और जो कुछ वोट उन्हें मिलने वाले होंगे वह भी नहीं मिलेंगे, कांग्रेस के खेमे में आ जाएंगे। और राहुल गांधी तो शुरू से कह रहे हैं, आइए हमें गिरफ्तार कीजिए, हमें जेल भेजिए, हम डरते नहीं हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि उन्हें जेल भेजे नरेंद्र मोदी, अमित शाह। क्योंकि अगर इस समय उन्हें जेल भेजते हैं या उनका कोई मुकदमा उठाते हैं और उन्हें जेल भेजने की कवायद करते हैं तो इससे राहुल गांधी और शक्तिशाली बनकर के उभरेंगे और कद्दावर नेता बनेंगे और उन्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी। पूरे देश में उनका जय जयकार होने लगेगा अपने आप और नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग थू थू करने लगेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए तुरंत आगे बढ़ रही है योगी सरकार। पुलिस परीक्षा में हुए घोटाले को राहुल गांधी ने उठाया। बेरोजगारों के साथ जो पुलिस भर्ती परीक्षा के पीड़ित छात्र हैं, उनके साथ उन्होंने इस सवाल को उठाया और उसी दिन घोषणा कर दिया गया कि लीक हुए पेपर के आधार पर जो परीक्षा हो चुकी है उसे निरस्त किया जाता है, उसे खत्म किया जाता है और नई परीक्षा आयोजित की जाएगी अगले 6 महीने के अंदर। तो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, उनकी जीत उस पर हो गई। और अगर राहुल गांधी इतनी मजबूती से नहीं उठाते पुलिस भर्ती परीक्षा का, बेरोजगार युवाओं को साथ लेकर के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी पर निशाना नहीं साधते तो शायद उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती परीक्षा के पीड़ित छात्र, बेरोजगार, उनकी बातें नहीं मानी जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनकी नब्ज को पकड़ लिया है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने। नब्ज को पकड़ करके चोट पर चोट करते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के चाल चरित्र, चेहरे को जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा समझिए कि हर रोज एक रैली हो रही है। जो जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में उद्गार करते हैं, कभी कभी चुनाव के दौरान तो डेली करते हैं, लेकिन अभी तक एनडीए गठबंधन एक भी रैली नहीं किया, एक भी रोड शो नहीं किया और पदयात्रा की तो बात ही भूल जाइए। इनके बूते की बात नहीं है कि ये लोग सड़क पर उतर करके पदयात्रा करें। एसी में बैठ करके ट्वीट करते हैं, एसी में बैठ करके चुनाव लड़ते हैं और जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर लांछन लगाते हैं, राहुल गांधी का चरित्र हनन करते हैं, उसे भी इस देश की जनता ने, खास करके मतदाताओं ने अच्छी तरह से समझ लिया है। लगभग 1 करोड़ मतदाता हो गए हैं भारतीय गणराज्य में आज की तिथि में। 1 करोड़ से लगभग 3 लाख कम 97 करोड़ मतदाता इस बार 2024 में राजनेताओं के भविष्य का फैसला करेंगे। किसी को हराएंगे, किसी को जिताएंगे। लेकिन जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, देखने में आ रही है और जनता के बीच गरीबी को लेकर के, महंगाई को लेकर के हाहाकार की स्थिति, त्राहिमाम की स्थिति मची हुई है, उससे यही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का मंदिर मुद्दा तो फ्लॉप हो ही गया। ये जो भी मुद्दे उठा रहे हैं वे सारे मुद्दे फ्लॉप हो रहे हैं और राहुल गांधी का हर एक मुद्दा हिट हो रहा है। और जो सबसे बड़ा उनका मुद्दा ओबीसी कार्ड है, ओबीसी की जनगणना है, ओबीसी का हक और अधिकार है, उसमें वह शीर्ष पर है आज के चुनाव प्रचार के दौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, पाखंड की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, अंधविश्वास की बात करते हैं। राहुल गांधी ओबीसी हितों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं और खुद ओबीसी के बीच जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, किसानों के खेतों में जाते हैं, धान रोपते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, कारपेंटर के बीच जाते हैं, कुलियों के बीच जाते हैं और सड़क पर रह करके संसद से सड़क तक अपनी आवाज उठाते हैं। तो राहुल गांधी आज उन गिने चुने नेताओं में रह गए हैं। जेपी जयप्रकाश नारायण ने जिस तरह से जमीन पर, सड़क पर संघर्ष किया था और एक गठबंधन तैयार करके 1975-76 में इंदिरा गांधी को हराया था, आपातकाल के दौरान हुए अत्याचार से पीड़ित जनता उनका साथ दी थी। आज भी वही आपातकाल लागू है, आज भी संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता
खतरे में है। हमारी साझा संस्कृति जो हजारों साल की है खतरे में है। सर्वधर्म समभाव खतरे में है। मतलब अघोषित इमरजेंसी आज की तिथि में चल रही है और उस अघोषित इमरजेंसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाना चाहते हैं, तीसरी बार सत्ता में आना चाहते हैं। जिस नेहरू को रात दिन कोसते हैं वह नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री रहा है। 1952 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तब प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। 1957 में लोकसभा चुनाव हुआ तब प्रधानमंत्री बने थे। 1962 में लोकसभा चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री बने। 64 में उनका देहांत हो गया, वरना 2067 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री बनते नेहरू। और उन्हीं नेहरू से इतना खौफ खाते हैं हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवा गैंग के लोग, आरएसएस के लोग इतना खौफ खाते हैं कि नेहरू का भूत उन्हें आज भी पीछा करता है। क्योंकि नेहरू सांप्रदायिक नहीं थे। नेहरू सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों पर चलने वाले थे। सभी धर्मों को मानते थे और किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। किसी एक धर्म का झंडा लेकर के नहीं चलते थे। सच पूछिए तो नेहरू जी नास्तिक थे। और अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, जो नेहरू जी की लिखी हुई किताब है, जेल में रह करके इस किताब को लिखा था, तो उससे आप पाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू तथागत बुद्ध के नज़दीक थे। तथागत बुद्ध की विचारधारा से प्रेरित थे। तथागत बुद्ध के सिद्धांतों को मानने वाले थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ने पर आपको पता चलेगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर पूछिए तो नेहरू जी कहते थे, किसी ने नेहरू जी से सवाल किया कि ईश्वर के बारे में आपके क्या ख्याल हैं पंडित जी। पंडित जी कहा जाता था उनको। तो पंडित जी ने कहा, अगर ईश्वर कोई है तो वो अपना काम करे। हम अपना काम कर रहे हैं बखूबी। न तो ईश्वर को हमारे काम में टांग अड़ाना चाहिए और न हम ईश्वर के काम में टांग अड़ाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सवाल पूछने वाले को ठेंगा दिखा रहे हैं और सिरे से नकार रहे हैं कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है। और सच पूछिए तो कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर को गढ़ा गया है साधु संतों, पाखंडियों, शंकराचार्यों के द्वारा। कोई ईश्वर होता ही नहीं है, कोई राम नहीं है। बृहद्रथ मौर्य के हत्यारे पुष्यमित्र शुंग को राम बना करके खड़ा कर दिया है। इतिहास पढ़िए तो पता चल जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तक पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि राम भगवान ईश्वर और 33 करोड़ देवी देवता कतई नहीं होते हैं। ये सब झूठा पाखंड है आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित साधु संतों का। लेकिन हम आज ईश्वर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आज की राजनीति की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इतना हम जरूर बता दें कि इंडिया गठबंधन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। 2019 में जितना विपक्ष को वोट मिला था, अगर उससे कम भी वोट मिलता है, पिछली बार 2019 में कोई गठबंधन नहीं था, इंडिया नामक गठबंधन नहीं था, सिर्फ अखिलेश और मायावती का गठबंधन था, छोटा मोटा गठबंधन था, 2 पार्टियों का गठबंधन था, उससे कुछ नहीं हुआ। और इसके बावजूद 63% वोट मिलता है विपक्ष को और 37% वोट मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो 37% वोट नरेंद्र मोदी को बिखरने नहीं पाया और 63% वोट बिखर गया पूरे विपक्ष में।
इसलिए विपक्ष की जीत सुनिश्चित नहीं हो पाई। लेकिन इस बार विपक्ष एक है, बस इंडिया गठबंधन बना रहे और पिछले साल से ज्यादा वोट मिलेंगे। 63 से 70% तक वोट मिल सकता है। इंडिया गठबंधन भले न प्रचार करे, लेकिन जो चुनावी गणित है वो कहता है कि गठबंधन का आकार बना रहे, जीत तो अपने आप हो जाएगी। जनता लड़ेगी चुनाव इस बार, विपक्ष तो लड़ेगा ही, लेकिन जनता लड़ेगी। और इनका जो राम मंदिर का मुद्दा था वह बुरी तरह से फेल हो गया है और नेहरू वाली फीलिंग ईश्वर की इस देश के जनता में भी आ रही है। और जितने भी अंबेडकरवादी दलित बुद्धिस्ट हैं, 85% इनकी संख्या है। हम ये नहीं कहते कि पूरे 85% सुधर गए हैं, पाखंडी नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर गारंटी के साथ कहते हैं कि आधे से ज्यादा बहुजन समाज सुधर गया है। धर्म के भूत को निकाल करके कोसों दूर फेंक दिया। अंधविश्वास पाखंड में भरोसा नहीं रखता है। तथागत बुद्ध के सिद्धांतों में, धम्म के सिद्धांतों में और बाबा साहब के सिद्धांतों और विचारों पर चलने लगा है। बाबा साहब के प्रेरणा से बौद्ध धर्म को अपना लिया है। भले वह लिखित रूप में हिंदू हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप में हिंदू हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में आज अधिकांश बहुजन समाज के लोग बुद्धिस्ट हो गए हैं, अंबेडकरवादी हो गए। और जो बुद्धिस्ट अंबेडकरवादी हो गए हैं वे भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं देंगे। और नतीजे बता देंगे मई के तीसरे सप्ताह में, जब घोषणा होगी मतपेटियों से या कहें कि ईवीएम से, जब चुनाव निकलेंगे, परिणाम निकलेंगे, तब पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी बुरी तरह से हार हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।